इसी हफ्ते की शुरुआत को भारत ने टीकाकरण अभियान के 150 दिन पूरे कर लिए। अब तक देश में 27 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है, लेकिन लक्ष्य है 31 दिसंबर तक देश का पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने का। तो कैसे हासिल होगा यह लक्ष्य? इस लक्ष्य को अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो हर राज्य में किस रफ्तार से टीकाकरण होना चाहिए और कौन कौन सी वैक्सीन निकट भविष्य में देश के पास होंगी? 21 जून से देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार हो रहा है। 21 जून को योग दिवस है और उसी दिन से केंद्र सरकार की नई वैक्सीन पॉलिसी लागू हो रही है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त में देगी। उसे लगवाने का काम राज्यों का होगा। कोविड से बचे रहने का सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज एक ही तरीका है, ये टीका लगवा देना। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी समझा दीजिए और टीका यानी वैक्सीन लगवा लीजिए। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें और भी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप सब कोविड का टीका लगवा लें। इसी हफ्ते भारत ने कोरोना टीकाकरण अभियान का 150 दिन का अहम पड़ाव पार कर लिया। इस मुश्किल सफर में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे। खासतौर पर टीकाकरण के बीच में ही खतरनाक दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी टीकाकरण जारी रहा और आज टीकाकरण के 155 दिन में देश में 27 करोड़ 33 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। 22 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज और 5 करोड़ से अधिक सेकेंड डोज देश में अब तक दी जा चुकी हैं, जो कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप्स, चाहे वे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, और प्रायोरिटी एज ग्रुप जो कि अबव 45 ईयर्स है, और उसके साथ ही जो नए एज ग्रुप 18 टू 44 ईयर्स है, उसको कवर करते हुए हम अब दे रहे हैं। आज एक मुख्य विषय हमें सबको समझने की जरूरत है। हम शुरू से कहते हैं अपनी कोविड की इस लड़ाई में, हेल्प अस टू हेल्प यू। आप हमें सहायता दीजिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। लेकिन जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक देश की पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, इसे समझने के लिए राज्यों के हिसाब से गणित समझना होगा। अलग अलग राज्यों के टीकाकरण की रफ्तार अलग अलग रही है। किन राज्यों में टीकाकरण के औसत को कितना बढ़ाना है, ये समझते हैं। 31 दिसंबर तक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों में टीकाकरण की ये रफ्तार होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 14 लाख डोज प्रतिदिन की रफ्तार होनी चाहिए। वहीं 4 राज्यों यानी महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 5 से 10 लाख डोज प्रतिदिन की रफ्तार चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, एमपी और राजस्थान, इन 5 राज्यों में 3 से 5 लाख डोज प्रतिदिन की रफ्तार से टीके लगाने होंगे। जबकि 9 राज्य असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना ऐसे हैं जहां 1 से 3 लाख डोज प्रतिदिन की रफ्तार चाहिए। हालांकि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ये आंकड़ा 1 लाख से कम डोज प्रतिदिन चाहिए। अगर राज्य दर राज्य स्थिति का जायजा लें तो यूपी, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्यों में तो औसत से कई गुना ज्यादा रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो औसत 1.5 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर 14 लाख प्रतिदिन करना है। ये बड़ी चुनौती है। वहीं अगर पूरे देश में प्रतिदिन का गणित देखा जाए तो 31 दिसंबर तक वैक्सीनेशन के लिए देश में प्रतिदिन 1 करोड़ 4 लाख वैक्सीन डोज देनी ही होंगी। ये लक्ष्य आसान नहीं है और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त टीके कहां से उपलब्ध होंगे। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि इस महीने 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, यानी कि हर रोज 40 लाख डोज दी जा सकेंगी। हमारे पास कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस से आई स्पुतनिक 5 वैक्सीन तो है ही। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कल खुशखबरी दी कि जायडस कैडिला की जायकोव डी वैक्सीन भी जल्द उपलब्ध होगी। Hoping that they will apply in very near future because most of their study is complete. I believe they have enrolled more than 28,000 volunteers in the study phase 3. All 3 doses have been given to all, and we are expecting that they will submit their results very, very soon. And we are very hopeful about this unique vaccine because this is world's first DNA vaccine.
यानी जाइडस कैडिला और बायोलॉजिकल ई इमरजेंसी यूज के लिए जल्द अप्लाई करेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में जाइडस की वैक्सीन तो जुलाई के तीसरे हफ्ते तक बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन आने की उम्मीद है। इस गणित के हिसाब से अगले महीने से देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार को उम्मीद है कि अगस्त के बाद तो हालात बहुत बेहतर होंगे, यानी 2 महीने बाद भारत में वैक्सीन का भंडार होगा। अगस्त से दिसंबर तक देश को कौन सी वैक्सीन की कितनी डोज मिलने की उम्मीद है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई 30 करोड़ डोज, जाइडस कैडिला 5 करोड़ डोज, नोवावैक्स 20 करोड़ डोज, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन 10 करोड़ डोज, जिनोवा 6 करोड़ और स्पुतनिक 5 15.6 करोड़, यानी कुल 216 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। ध्यान रहे, इस लिस्ट में वो वैक्सीन शामिल नहीं है जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन देश या WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। वो वैक्सीन इस लिस्ट से अलग होंगी, यानी फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन इनमें शामिल नहीं है। जब वो वैक्सीन आएंगी तो ये संख्या 250 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। क्रिकेट के खेल में जब कोई टीम शुरुआती ओवर्स में रन नहीं बना पाती है तो उसके पास बचे हुए ओवर्स में तेजी से रन बढ़ाने और अपना एवरेज सुधारने का दबाव होता है। टीकाकरण के लिहाज से भी भारत के लिए अगले कुछ महीने स्लॉग ओवर्स की तरह कहे जा सकते हैं, जब अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण मुहैया कराने के लिए भारत पर रफ्तार बढ़ाने का दबाव होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर में कहर बरपाने वाला था डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट उसी का एडवांस रूप माना जा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि सावधानियां नहीं बरती गईं तो तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते आ सकती है। कितना भयावह हो सकता है डेल्टा प्लस और हमारी वैक्सीन इस पर कितनी असरदार है? देश में कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ चुकी है। कोरोना को हराने के लिए देश में डॉक्टर, वैज्ञानिक और सरकार लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वायरस का लगातार बदलता रूप बार बार चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में हफ्ते की शुरुआत में संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। बैठक में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी कि अगर नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं हुआ तो कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से भयानक तीसरी लहर की संभावना बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि भारत में महामारी की बेहद खतरनाक दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था। अब डेल्टा प्लस इसी डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन या बदलाव की वजह से बना है। कई जानकारों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के प्रभाव को कम कर सकता है। अब तक कोरोना के खिलाफ ये कारगर मेडिकेशन माना जाता है। ये वेरिएंट संक्रमित लोगों के लिए और खतरनाक माना जा रहा है। इस वेरिएंट से दोबारा संक्रमण के और ज्यादा चांस बन सकते हैं। 7 जून तक भारत में इस नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के 6 केस आ चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट का भी एक लिनेज अलग अभी रिपोर्ट हुआ है, कुछ कई कंट्रीज में रिपोर्ट हुआ है, जिसको डेल्टा प्लस करते हैं, B1617.2.1। ये सब म्यूटेशंस हैं। ये म्यूटेशंस होते रहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, वायरस जब म्यूटेट करता है तो वह माइल्ड भी हो जाता है। कभी कभी वायरस म्यूटेट करता है, वो सीवियरिटी करने लगता है, वह तेजी से इन्फेक्शन करने लगता है, और कभी कभी वायरस जो है अपने लिए ही खतरनाक भी हो जाता है। ये जो कंसर्न है हमारा, जो डेल्टा प्लस और डेल्टा, यह जो है चूँकि इन्फेक्टिविटी भी बढ़ा रहा है, संभावना है कि हो सकता है जो ऑलरेडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से हुआ हो या वैक्सीन से हुआ हो सकता है, उसको भी बाईपास कर जाए। अगर ऐसा है तो खतरा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। भारत में दूसरी लहर के दौरान कहर ढा चुका कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल गया, और अब डेल्टा प्लस के मामले भी दुनिया भर में देखने में आ रहे हैं। इंग्लैंड की स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक K417N म्यूटेशन के साथ अब तक वायरस के 63 प्रकार के अलग अलग वेरिएंट की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 6 भारतीय वेरिएंट हैं। नया डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा या B1.617.2 वेरिएंट में म्यूटेशन का कारण बना है। पूरे यूनाइटेड किंगडम में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 36 मामले हैं। अमेरिका में कुल कोरोना केस के 6% यानी 14 मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं।
कनाडा, जर्मनी और रूस से 1-1, नेपाल से 2, स्विट्जरलैंड से 4, पोलैंड से 9 और पुर्तगाल से 12 और जापान से 13 मामले शामिल हैं। दुनिया भर में इस वेरिएंट पर खास नजर रखी जा रही है। भारत सरकार ने भी औपचारिक रूप से स्वीकार किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट या AY1 पाया गया है, लेकिन फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न या चिंताजनक वेरिएंट मानने से इनकार किया है। लेकिन डॉक्टरों को इस बात की फिक्र है कि कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए मरीजों को दी जा रही महंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल डेल्टा प्लस पर असर नहीं कर रही। जानकारों का यह भी मानना है कि ये नया वेरिएंट वैक्सीन के असर को भी कम कर सकता है। डेल्टा प्लस डेल्टा और ये जो थोड़ा सा जो यूके से एविडेंसेज आए हैं और डेल्टा प्लस का कि वो वैक्सीन की एफिकेसी को कम कर रहा है। पहले भी कुछ वेरिएंट ऐसे थे, जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट था, उसने भी वैक्सीन की एफिकेसी को कुछ काफ़ी कम किया था। तो ये हो सकता है। और ये जब भी म्यूटेशंस होते हैं तो अपने सर्वाइवल के लिए वायरस करता है। यह जो है वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से हो सकता है कल ऐसा हो जाए कि नेचुरल इन्फेक्शन को भी बाईपास कर दे। WHO डेल्टा प्लस पर जानकारी जुटा रहा है। हालांकि दुनिया भर में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तभी खतरनाक माना जाएगा जब इस वेरिएंट के प्रसार की रफ्तार बहुत तेज हो, यानी ये कितनी तेजी से फैलता है, इसकी रिसर्च बेहद जरूरी है। इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग फिलहाल चल रही है, लेकिन ABP न्यूज आपको रखे आगे।